हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हमने। और लास्ट टॉपिक था दैट वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे, कंडक्टिंग मींस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ करे, चार्ज का फ्लो, या जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो अगर किसी हम कंडक्टर के पास कोई चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, तो इसके क्लोजर एंड पे इसके जस्ट अपोजिट चार्ज डेवलप होता है और फारर एंड पे या जो एंड दूर है उस पे सेम चार्ज डेवलप होता है। मतलब जो चार्ज इस पे वो इधर होगा और क्लोज एंड जो चार्ज इस एंड इस चार्ज जो एंड इस चार्ज के पास है वहां पे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। एनी हाउ, अगर हम इस चार्ज को यहां से रिमूव कर देते हैं तो वापस से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कंडक्टर हमने लिया था, ये वापस से न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन पे बेस्ड चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो उसके कई सारे मेथड होते हैं। कुछ मेन मेथड है, एक तो है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन मींस एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। मींस पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट को छोड़कर जा चुके हैं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आते हैं, जो कि कंडक्टर होना चाहिए पहली चीज तो, और उस पर कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, ये जो न्यूट्रल चार्ज था इस वाले ऑब्जेक्ट को, मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम ए था, इसका बी, इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये चार्ज इसको ट्रांसफर हो जाता है। तो इस मेथड से अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। हियर द कांटेक्ट इज नेसेसरी एंड वन कंपोनेंट और वन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एक्सेसिव चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उसके पास एक्सेसिव चार्ज होगा तभी इस पर नेगेटिव चार्ज जो भी ट्रांसफर होगा चार्ज का तभी संभव है। जब इसके पास एक्सेसिव चार्ज होगा, मींस इनको अगर हम वापस से दूर दूर लेकर जाएंगे तो चार्ज इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए पे और बी पे। ठीक है, अब ये चार्ज इक्वल तब होगा अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम इन साइज है। कैसे हैं? सेम इन साइज एंड मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है, साइज सेम है, तो जो चार्ज मान लो यहाँ पे 6 थे तो 3 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर ये मटेरियल सेम साइज का है और जो भी इसमें हमने मटेरियल यूज किया था वो मटेरियल सेम है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इक्वल इन द कंडक्शन प्रोसेस। दिस वन इज द वन मेथड फॉर चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, एक तो हो गया कंडक्शन, दूसरा जो आपके पार्ट 2 फिजिक्स में है, दूसरा वो है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस मैंने बताया था, इंड्यूस्ड चार्ज का मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हम क्या करते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि कंडक्टिंग होना चाहिए और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे फिक्स कर देते हैं, माउंट कर देते हैं। इसके पास कोई चार्ज लेके आते हैं, ठीक, सपोज करिए हम उसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, तो बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे कौन सा चार्ज कलेक्ट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज हियर पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और इसके फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इसी चार्ज बॉडी को जो कि दूसरी चार्ज की प्रेजेंस की वजह से चार्ज हुई है, जिस पे चार्ज कह सकते हो आप इंड्यूस्ड हुआ है, इस पे हम क्या करें, इस मटेरियल को नहीं रिमूव करेंगे। जो मटेरियल हम यूज कर रहे थे, मींस जो चार्ज लेके आए थे पास में, वो तो रखेंगे और इस एंड को हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, तो एक मोमेंटरी करंट डेवलप होगी और सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ के पास। ठीक है, तो इस एंड पे जो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके पास बचेगा
निगेटिव चार्ज, ठीक है। और अब इस मटेरियल, अब इस जो एक्स्ट्रा इफेक्ट सॉरी जो एक्सटर्नल इफेक्ट था उसको अगर हम अब रिमूव कर दें तो इस पे जो है चार्ज था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो कि स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था जिस पर, वो क्या हो जाएगा, एक चार्ज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन, और ये जो चार्ज प्रोड्यूस होगा इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। फिर से समझिए, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, शुरुआत में पहला स्टेप मान लीजिए था, एक हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया, उसको एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे माउंट किया, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, उसके बाद हम एक एक्सटर्नल चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसको हम इन चार्जेस को जो प्रोड्यूस्ड हुआ या जो इंड्यूस्ड हुआ उनको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। इसके पॉजिटिव एंड को, फादर एंड को हम क्या करें, अर्थ कर दें, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, करंट इस तरफ फ्लो करेगी, पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम इस एक्सटर्नल इफेक्ट को रिमूव कर लेते हैं तो बचा हुआ चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे जो होगा वो कौन सा होगा, निगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्सेसिव आ जाएंगे, इस पे एक्स्ट्रा चार्ज जो डेवलप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन प्रोसेस, ओके, ठीक है। नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। और आपने एक चार्जिंग का मेथड देखा था, और चार्ज कैसे डेवलप हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, दैट इज द चार्जिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड मेथड, सेकंड ये था, थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क, हैं, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास टू द सिल्क, तो सिल्क गेट्स negatively charged and glass of the means rod of the glass will become positively charged। कन्वेंशन ऐसा हमने माना था, ठीक है। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो जो चार्ज डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो सिंपल है। अब देखिए, जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास ओनली। इस बात को समझिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर किया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ट्रांसफर होगा, मास, क्योंकि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इतना मास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे ट्रांसफर होगा, इतना मास, एक मिनट चेक करता हूँ सही आ रही रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो चार्ज के ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से ये अमाउंट ऑफ मास विल बी ट्रांसफर टू द अनदर ऑब्जेक्ट, ओके। तो मास के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आता है सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगली हेडिंग डालेंगे सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो यूज होंगी फिजिक्स में। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय either small q or capital Q. SI unit is coulomb, okay, and charge is a scalar quantity, it is fundamental quantity। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला आता है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिविटी, ओके। दूसरा क्वांटाइजेशन, और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे सवाल आ सकता है,
वो ये, ठीक है, क्वांटाइजेशन। ओके, तो पहला, अगर हमने कोई सिस्टम लिया है, ठीक है, और मैंने कहा कि इस पे कुछ पॉइंट्स पे चार्ज को हमने देखा, इस पे है प्लस का 10 कूलम, इस पे है माइनस का 12 कूलम, इस पे है 5 कूलम, ओके, यहाँ है 6 कूलम, यहाँ मान लो है माइनस का 9 कूलम, और यहाँ प्लस का 10 कूलम, ओके, ठीक है। तो एडिटिविटी मीन्स इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पे नेट चार्ज कितना है सिस्टम पे, नेट चार्ज ऑन सिस्टम, ओके, तो आप सिंपली ऐड कर देंगे 10 माइनस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 12, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, 31 हो गया, 31 माइनस 21, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10। तो प्लस का 10 कूलम चार्ज इस पे नेट चार्ज होगा, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में चार्जेस दिए होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं कि नेट चार्ज सिस्टम पे कितना है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझना है कि चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो फिक्स्ड अमाउंट में स्पेस में यूनिवर्स में प्रेजेंट हो, उसको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एनी क्वांटिटी which is fixed called quantized। दूसरी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एटम पे जो एक फ्री चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली विदाउट डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स, वो होता है चार्ज दैट कैन exist independently is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, जो कि किस पे होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक। इतना चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी एटम पे, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि कोई एक बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, सेकंड थर्ड फ्लोर, इस तरीके से फ्लोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में कोई और दूसरा फ्लोर होगा, मींस आइदर फर्स्ट फ्लोर होगा या फिर सेकंड फ्लोर होगा, ठीक है, या फिर थर्ड फ्लोर होगा, 2.5 फ्लोर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से जब चार्ज का ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, क्वांटाइजेशन का मतलब है, ये नोट कर लिया होगा आपने, क्वांटाइजेशन का मतलब है टोटल चार्ज ऑन a body is integral multiple of basic amount of charge which can exist independently, okay। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मींस प्लस माइनस इंटीजर्स। तो Q जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट गेन कर सकता है या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को दे सकता है, वो होता है प्लस माइनस, इंटीजर मतलब दोनों, -1 -2 -3 0 1 2 3, प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ द बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज मींस E मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, जो कि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो टोटल चार्ज
on a body is the integral multiple of the basic amount of charge which can exist independently. So Q, which can be transferred from one object to another object, that is plus minus n into E. ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे कुछ सवाल करेंगे इस फॉर्मूले पे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज जो ट्रांसफर किया जा सकता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इसका। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज विच वन इज बिगर और ग्रेटर, ए कूलम, अ कूलम और अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन or a charge on an electron, one electron, on a charge or charge on one electron. How many electronic charges from one coulomb of charge? एक coulomb of charge पे कितने charges होंगे, पहली चीज तो ये निकालना। दूसरा ये बताना है कि one coulomb बड़ा होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम, और फॉर्मूला पता है Q equals to N into E। ठीक है, Q आपको पता है, इस वाले पार्ट को पहले देखेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे कि एक कूलम बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे चार्ज को रखें अगर हम 1 कूलम, n निकाल लें, E 1.6 into 10 to the power minus 19 होता है। तो यहाँ से जब n निकालेंगे 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2 8 जा 2 5 जा, इसको जब डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे 8 6 जा 2 2 बचेगा 20 16 और 5। ठीक, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको, हाँ सॉरी, ये अपॉन में जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप n को निकालोगे ये अपॉन में जाएगा, 10 to the power 19 ऊपर जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.25 into 10 to the power 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि जो 1 कूलम चार्ज होता है वो ग्रेटर है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 कूलम जब चार्ज लेते हैं तो वो 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। और उसने कहा था कि बताओ कौन सा बड़ा है, एक कूलम या फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि एक कूलम पे जो चार्ज होता है वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा उसके बराबर होता है। इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, if a body gives out 10 to the power 19 electrons every second, अगर किसी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, तो बताइए हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। पूरा 1 कूलम चार्ज उस ऑब्जेक्ट से निकलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने निकाला था, फिर से निकाल सकते हो। हम सबसे पहले देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो हम बता पाएंगे 10 to the power 19 में कितना टाइम लगने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आपको पता है Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q आपका 1 है, N निकालना है, E 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 होता है। तो यहाँ से आपने N अभी कैलकुलेट किया था, 6.25 इंटू 10 to the power 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6.25 इंटू 10 to the power 18, ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर 1 कूलम चार्ज है। ठीक, अब देखो 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। उसने टाइम भी पूछा है, हाउ मच टाइम, तो आपको ये पता है
कि 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन will be emitted, एक इलेक्ट्रॉन 1/10 to the power 19। लेट मी चेक, सो दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद इधर हम लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लगेगा भाई? 10 to the power 19 में 1 सेकेंड, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1/10 to the power 19 सेकेंड लगने वाले हैं। ठीक, और हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? सो टाइम रिक्वायर्ड in emission of this much electron 6.25 into 10 to the power 18 electrons। तो ये तो 1 से ज्यादा है, तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। 6.25 into 10 to the power 18 into 1 upon 10 to the power 19। ओके, ठीक है। ओके बेटा, लेट मी चेक, कहीं कुछ करेक्शन तो नहीं है? ओके, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -1 सेकेंड, दैट इज 0.625 सेकेंड। इतने टाइम में 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। If a body gives out 10 to the power 19 electrons every second, how much time required? तो इतना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी एक कूलम चार्ज को इस ऑब्जेक्ट से एमिट होने में, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से निकलने में। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट? फिर से देख लीजिए, एक कूलम में कितने चार्जेस होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में एमिट होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकंड में एमिट होगा। तो एक कूलम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए हमने निकाला, ये 1 से बड़ा था ये नंबर, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसको सॉल्व किया तो एक कूलम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एमिट होने में 0.625 सेकंड लगने वाले हैं, अगर 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट से। ओके, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10 to the power -7 coulomb। Okay, 3.2 into 10 to the power -7 coulomb। एक पॉलीथीन के पीस को जब वूल पे रब किया गया तो ये पाया गया कि उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है 3.2 into 10 to the power -7 coulomb का। Estimate the number of electrons transferred। तो आपको ये बताना है कि वूल से कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन के पीस पे ट्रांसफर हुए, क्योंकि पॉलीथीन ही निगेटिवली चार्ज हो जा रही है। तो निगेटिवली चार्ज हो जा रही है इसका मतलब कि पॉलीथीन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन पीस को ट्रांसफर हुए होंगे। तो आपको पता है Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7। N आपको निकालना है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ से N अगर कैलकुलेट करें तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये 2 हो गया। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ये ऊपर आएगा प्लस का 19, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे अगर ये अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हुआ है, पहला पार्ट। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 प्लस का इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो आपको पता है कि हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो मास भी ट्रांसफर होता है, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? 2 इंटू 10 टू द पावर 12। सो टोटल मास ट्रांसफर, टोटल मास ट्रांसफर कितना हुआ होगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 12। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे तो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा वूल से पॉलीथीन पे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
ये कितना बचेगा, माइनस का 19, ठीक है। तो 18.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 किलोग्राम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 किलोग्राम। बहुत कम मास होगा, बट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना मास जरूर ट्रांसफर होगा। तो नोट कर लेंगे, अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा इन न्यूमेरिकल्स में तो पूछेंगे। As due to transfer of electrons, mass is also transferred because mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So total number of electrons इतने ट्रांसफर हुए हैं, तो कितना टोटल मास ट्रांसफर होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप और क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक का भी क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब फिर से लौटते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसमें थर्ड टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो एज एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, it can be transformed from one form of energy to another form. In the similar way, charge, total charge of a system remains conserved. किसी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। जैसे मैंने लिया एक सिस्टम ये, ठीक है, इस पे मैंने तीन, सपोज करिए एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें 3 बॉल्स ले ली, एक बॉल पे +3 कूलम था, एक पे -7 कूलम था, एक पे +10 कूलम था, है ना। तो आपको पता है कि टोटल चार्ज कितना हो गया, 13 में से 7 गया, 6 बचा, 6 कूलम नेट चार्ज है सिस्टम पे। ड्यू टू एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज, पॉजिटिव को जोड़ लेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। अब इसको हमने क्या किया, रब किया या शेक कर दिया, मान लो इस कंटेनर को मैंने शेक कर दिया, ठीक, तो चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि हमने फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी दी। बट ये जो बॉल्स इसके अंदर थी, मान लो इस पे हो गया 7 कूलम, ठीक है, इस पे हो गया -2 कूलम, और इस पर नहीं पता कितना चार्ज होगा, है ना। तो आप निकाल सकते हैं ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज 6 कूलम। कितना है टोटल चार्ज, आप यहाँ सबको ऐड करके देखो, 10 + 3 - 7 दैट इज 6। तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, 7 - 2 + x मान लो इस पे चार्ज था, ये किसके बराबर होना चाहिए, 6 के, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, इधर भी जो सम है वो 6 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 7 में से 2 गया तो बचा 5, ठीक। 5 + x = 6, तो x = कितना होगा, 1 कूलम। तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, 1 कूलम। अब इसको आप देखो टोटल नेट चार्ज इस पे भी कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 7 और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो चार्ज ऑन एनी सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक से दूसरे पे ट्रांसफर होगा पर टोटल जितना था उस सिस्टम में उतना ही रहता है, यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। तो आज तक का लेक्चर यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कूलम्स लॉ के बारे में। अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।